अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमरा हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से और थोड़ी सी हमारे सेट की ऊपर तब्दीली आपको अच्छी लगी, आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज थोड़ा सा हमारा और आपका फासला मजीद बढ़ गया। पहले लगता है हम ज्यादा क्लोज होते थे, लेकिन ये इतना फासला अच्छा होता है। भाई कन्वीनियंस भी किसी चीज का नाम है। जिंदगी में आसानी होनी चाहिए, अपनी जिंदगी में भी और दूसरों की जिंदगी में भी। आप फासला किस सेंस में कह रहे हैं आप? मुझे ये वाला फासला ना, पहले जरा ये नहीं होता था ना, ये वाला फासला। तो उम्मीद है जी आप खैरियत से हैं, आपका दिन और वीक अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। नहीं हुआ तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे और दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। और उसके लिए जरूरी है कि आज का दिन जरा मस्बत नोट पे स्टार्ट किया जाए। अगर वीकेंड आपका मेरी तरह थोड़ा सा अजीबोगरीब गुजरा है तो उसको आप स्माइल के साथ स्टार्ट करें। कुछ भी हो सकता है ना, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई फटीक चलती रहती है। ठीक है जी, हाँ वैसे होता है कुछ लोगों का वीकेंड। मेरा वीकेंड बहुत अच्छा था, मैंने बहुत प्रोडक्टिव वीकेंड गुजारा। मैंने अपने काम शाम मुकम्मल किए जो पूरे वीक से पेंडिंग थे, बल्कि कई वीक से पेंडिंग थे, तो मेरा प्रोडक्टिव था। लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। लेकिन जी मंडे है आज, जो आप नई एनर्जी के साथ कोशिश करें। दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो हम आपसे कह रहे हैं कि नई एनर्जी के साथ आए, क्योंकि मंडे को बहुत मुश्किल होता है जब आपको अंदाजा होता है कि पूरा वीक काम करना है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जी, लेट्स होप कि आपका वीक अच्छा हो इंशाल्लाह। भारतीय रियासत उड़ीसा के हवाले से एक अफसोसनाक खबर हमारे पास आई। सबसे पहले हम अफसोस करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इंसानी जान कहीं पे भी जाए वो बहुत कीमती होती है और उसका दुख होना चाहिए, उसका दुख रहना चाहिए। बहुत अफसोसनाक वाकया भारतीय रियासत उड़ीसा में गुज़िश्ता रोज पेश आया, जहाँ पे एक खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ है और इसमें 3 ट्रेन आपस में टकरा गई। 2 पैसेंजर ट्रेन थी, एक कार्गो ट्रेन थी। इसके मुताबिक जो भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया वो 300 से ज्यादा अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं अब तक। बिल्कुल, तमाम अफराद जो इस हादसे में हलाक हुए उनकी लाशों को निकाल लिया गया है। अस्पतालों में 900 से ज्यादा जख्मी जेर इलाज हैं, जिनके अक्सर की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। वजीर रेलवे जो है उनका मुताबिक यही है कि जो इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि जो हादसा है वो रेल पटरी पर सिग्नल में खराबी के बायस पेश आया और हादसे के जिम्मेदारों के हवाले से निशानदही भी कर ली गई है। और जो तबाह होने वाली ट्रेन है और उसका जो ट्रैक है उसकी बहाली के लिए काम जारी है। इसी हवाले से हमने सोचा कि सुबह सुबह आपके ऑब्वियसली जिस तरह से इमरान ने कहा कि इंसानी जान का कहीं भी ज़िया उस पर इजहार अफसोस करना चाहिए और ये बड़ा ही खौफनाक हादसा है। जब ये रिपोर्ट भी हो रहा था दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। 300 से ज्यादा हलाकतें होना इट्स अ ह्यूज नंबर। और वाकई जो इसके जो जिम्मेदार हैं इस वाकये के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये नेग्लिजेंसी है बेसिकली। बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। और दूसरी जानिब भारत के अंदर सबसे बड़ा ट्रेन का नेटवर्क मौजूद है। यस, वहाँ पे और वहाँ पे देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल लोकल आम रूटीन में भी लोग जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ पे ये होना कम से कम भारत जो मुसलसल अपने गीत गाता रहता है ना सोशल मीडिया पे, परफेक्शन के एंड यू नो चमकता शाइनिंग इंडिया एंड ऑल दैट, प्लीज ये ना क्या करें। ये सिस्टम के अंदर खराबी कहीं भी आ सकती है, इंसानी जाने कहीं भी जाया हो सकती हैं। आपके सिस्टम में इतनी खराबियां हैं, हम गिनवाने लग जाएं तो वो शायद खत्म ना हो। तो कम से कम ऐसे ना क्या करें। आप प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं बात ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि दे ऑलवेज क्रिटिसाइज आवर सिस्टम। जी, पाकिस्तानी ट्रेन को ये हो गया, पाकिस्तानी वो PIA का हमारा भी तैयारा मलेशिया में जो उतरा हुआ था उसके ऊपर इतना क्रिटिसाइज किया गया। भाई ये ना किया करें, ये सिस्टम की चीजें हैं, ये हो जाती हैं कभी। तो हमारा इतने बड़े मुल्कों के अंदर, इतने बड़े सिस्टम्स के अंदर, इतनी बड़ी इकोनॉमीज के अंदर ऐसे वाकयात होते रहते हैं। सो वन शुड मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम्स को बेहतर किया जाए। हम एज अ पाकिस्तानी भी अपने सिस्टम्स को क्रिटिसाइज करते हैं, बट दैट्स अ प्रोडक्टिव या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अब अपने प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए जो निशानदेही की जाए, उन इश्यूज को उनको सॉर्ट किया जाए। एग्जैक्टली, हमारा इज़हार अफसोस बहरहाल है। अल्लाह लवाकिन को सब्र दे। इससे पहले कि हम अपनी बड़ी खबर की जानिब जाएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर थे। आपको मालूम है तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनको मुबारकबाद देने गए थे। उनकी हलफबरदारी थी और उन्होंने कहा है कि हम एर्दोगान साहब को इनफैक्ट कहा है कि आपके इंतखाब पर पाकिस्तान के अवाम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने हमें अपनी खुशियों में शरीक किया, इसका बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब आमों का तोहफा भी लेके गए अपनी मुंह बोली बहन जो कि तुर्क सदर की अहलिया है और अपने भाई रजब तैयब एर्दोगान के लिए। दैट्स व्हाट शहबाज शरीफ साहब कॉल हिम कि आप मेरे भाई हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ। इस पे उन्होंने कहा कि आम किधर है? उन्होंने कहा मैं ले गया। तो उन्होंने कहा किधर है? उनका जहाज में। तो देन ही सेड कि मैं 200 बैग्स और भिजवाऊंगा, लेकिन आधे आपके और आधे आपके अहलिया के। 50-50 करना है भाई। बचपन में कहते थे ना तकसीम करके खाओ। लेकिन इट वाज अ गुड जेस्चर। आप पाकिस्तानी आम आपको पता है दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ का टेस्ट, यहाँ का फ्लेवर, और जो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर लेके गए होंगे वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज होगी। सो ये अच्छा जेस्चर था। चलिए अच्छा था। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अब से करते हैं। आज की बड़ी खबर में क्या है हमारे पास, वेदर इट्स पॉलिटिकल और नॉट, दिखाते हैं आपको। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से।
बिल्कुल जनाब, बड़ी खबर में बात करते हैं। मुल्क की जो सियासी हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं और अभी तक जो जनरल इलेक्शन है उनका ऐलान तो नहीं हुआ, मगर नए इंतखाबात के लिए सफबंदी हो या धड़ेबंदी हो वो शुरू हो गई है। 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो खिजा के पत्तों की तरह, हमने आपको बार बार कहा है कि बिखर रहे हैं और दीगर सियासी जमातों ने बागियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जहांगीर तरीन पिछले कई दिनों से लाहौर और इस्लामाबाद में मुतहरिक है। उनकी नई सियासी जमात की तश्कील जो है फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है। सबके सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन साहब आज मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी के नाम के हवाले से मुशावरत का सिलसिला भी तेज कर दिया। दे दे मशवरा आप, मैं क्यों दूं? कोई नाम तजवीज कर दें हम क्यों दूं? बतौर उनकी साहब मर्जी। की। अच्छा जी, तरीन साहब के हवाले से बात हो रही है, एकदम फिर आए हैं, एक्टिव हुए हैं। उनकी जानिब से आने वाले 3-4 रोज में मुतवक्के है कि पार्टी का ऐलान हो जाएगा। अगर अनला हसन कोई सजेस्ट कर देती हो सकता है तरीन साहब उसको भी कंसिडर कर लें। फिर ना आप और मैं मशवरा करके फिर कर लेते हैं। तरीन साहब ने जी लीगल टीम को जो पार्टी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए फौरी इक़दाम करने का टास्क भी दिया है। उनकी लीगल टीम पार्टी नामों और इलेक्शन कमीशन को दरकार तमाम तर जो तकाजे एक नई पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए वो पूरे कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के है कि तमाम तर जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी जाएगी। इतलात कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि 100 से ज्यादा जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कहा है कि हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, ऐसी उनकी थिंकिंग है। उनको लग रहा है हाँ हम जो चलने लगे। काफ लीग भी सरगर्म है, जबकि दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी द किंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन लाहौर के अंदर मौजूद हैं। इट इज ऑल्सो बीइंग रिपोर्टेड दैट ही ऑल्सो हैज द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 100 पीपल। अब मल्टीपल खबरें अल्लाह जाने जो खबरें आ रही हैं उसमें जरदारी साहब भी अब अपने वो क्या होता है वो जो गले में मफलर्स वगैरह पार्टी के होते हैं वो लोगों को डालते नजर आते हैं। अच्छा। तो ऐसा है कि अब ये वफादारियां तब्दील हो रही हैं, जो पहले वो इमरान खान से पीटीआई वाला वो करते हैं। तो पीपल्स पार्टी को जनाब जनूबी पंजाब में फाल किया जा रहा है। मखदूम अहमद महमूद दावा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेस खुलकर अब सामने आ चुकी है। कौमी असम्बली में जनूबी पंजाब की जो 60 नशिस्तें हैं, जनूबी पंजाब का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहता है, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कह रही है। अच्छा, ये अब वो बता रहे हैं दिस इज व्हाट दे थिंक। अच्छा, और इंतखाबात में जी पीपल्स पार्टी उनके मुताबिक दोबारा कम बैक भी करेगी और जरा ये भी कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में बड़ा जलसा करने का भी फैसला है और जलसे की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो हम ख्याल अरकान है उन्होंने नया ग्रुप बना लिया है। हाशिम डोगर साहब हो मुराद राज की जेर सदारत इजलास में डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप का नाम फाइनल किया गया है। हम ख्याल अरकान का अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखने और जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ शामिल ना होने का फैसला किया है। डॉक्टर मुराद राज का कहना है कि जी सब लोगों से राबते में है, ग्रुप में शामिल अरकान में से कोई भी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, मगर मुस्लिम लीग नून जो है सियासी और मुआशी गिरदार में फंस गई है। वो अभी तक इंतखाबी महाज से गैर फाल दिखाई दे रही है और कोशिशें करी है कि इलेक्शन से पहले अवाम को रिलीफ देकर अपना वोट बैंक दोबारा बहाल किया जाए, मगर अभी तक ऐसा होता कुछ नजर नहीं। बिल्कुल जोड़ तोड़ की सियासत से मुझे लगता है नून लीग इस वक्त दूर है। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। आमिर ज़िया साहब सुबह बखैर, आपको आपकी सुबह कैसी हुई सबसे पहले बताइए। सियासत तो चलती रहती है ना, बड़ी अच्छी सुबह हुई, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं। माशाल्लाह आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे हम भी कुछ इंस्पायर हो जाएं और जान जाएं पूरी। आमिर साहब आपकी एनर्जी भी बड़ी अच्छी होती है माशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, हवाओं का रुख किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी है एक तरफ, आसिफ अली जरदारी साहब बड़े मुतहरिक हैं, नून लीग या पीडीएम जमाते हैं बड़ी मुश्किलात का शिकार है, तहरीक इंसाफ के हवाले से तो हम सबकी सूरत हाल सबके सामने ही है। सो क्या देख रहे हैं आप ये जो सियासत में हलचल है? देखिए, एक तो आपने बड़ा अच्छा मंजरनामा सुबह सुबह खींच दिया। एक सवाल पैदा हो रहा है, वो सवाल ये है कि जो पीडीएम मुखालिफ वोट बैंक है इस वक्त, देखिए ना, एक तो पीडीएम का वोट बैंक है, नून लीग का है, वो जैसा भी है, पीपल्स पार्टी का है, जो कोशिश करें कि उसको फैला सकें, लेकिन असल उस बात की है कि जी जो एंटी पीडीएम वोट बैंक था वो कहाँ जाएगा? वो जाहिर है कि पीटीआई के जो जी जी सर है, उसके जो एमपी नहीं जा रहा होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो दूसरी बात ये होती है कि जब भी कोई नई पार्टी बनती है, नया ग्रोह बनता है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि किस लिए बन रहा है, किस विजन के तहत, किस मैनिफेस्टो के तहत। जैसे पीटीआई बनी थी, पीटीआई जब बनी थी वो दो बड़ी जमातों को रद्द करने के लिए बनी थी, यानी कि उसका पूरी जो असास थी, उसके डीएनए था कि जी हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुखालफत करनी है, क्योंकि बहुत
पीटीआई की क़यादत के वो बदनवान सियासी जमातें हैं। अब ये जो नए ग्रोह बन रहे हैं, क्या ये आगे आमिर भाई थोड़ा सा ऑडियो में ब्रेक आ रहा है, शायद सिग्नल का कोई इशू है। मैं एक सवाल बीच में कर लेता हूं, आप अगर इसको फिक्स कर पाए। टीम बनेंगे? जी मैं एक सवाल बीच में कर लेता हूं। अच्छा, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जो वोट बैंक वाली आप बात करें, लेकिन अब यहाँ पे आपको याद है एक ड्राई क्लीनर लगा था उस वक्त जब 2018 में लोग इमरान खान के साथ शामिल हुए थे। ये यही वाले लोग थे उस वक्त जब शामिल हुए थे। शायद मैं और आप तनकीद कर रहे थे कि ये लोग क्यों इलेक्टेबल्स इमरान खान ले रहे हैं, वो तो नजरिए की सियासत कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अब इनका नजरिया ठीक हो गया, इसलिए आए हैं। लेकिन अब इन्हीं लोगों ने इमरान खान को वक्त पड़ने पर छोड़ा है और ये लोग जौक दर जौक जा रहे हैं वापस पीपल्स पार्टी और नून लीग में। इसका मतलब ये कि ना पहले नजरिए की सियासत हो रही थी 2018 से, ना 2018 के बाद, और ना शायद अब हो रही है। ये महज ताकत की सियासत है जो हमेशा पाकिस्तान का मुकद्दर रही है और वही ये सियासतदान अब भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है। योर टेक ऑन दैट। अभी एक तरह से दुरुस्त बात है, लेकिन जो पीटीआई का बैनर था वो कम से कम उसके अंदर एक एंटी पीडीएम जो उसका पोस्टर था वो आखिर तक कायम रहा, बल्कि अभी तक कायम है। और तस्वुर ये किया गया था कि जो लोग उन जमातों को छोड़कर आ रहे हैं वो तायब होकर आ रहे हैं और वो अपनी सलाह करेंगे। अब लेकिन मैं बात है कि सिर्फ उन रहनुमाओं की नहीं हो रही, मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक तो वहां पर मौजूद है क्योंकि जो रद्द करता है पीडीएम को, और वो दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में होता है कि जो स्टैब्लिश जमातें होती हैं उनके खिलाफ बाज लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि भी बदनवानी है और उनकी फला पॉलिसी गलत थी। अभी तक जो चीज पर्दे गैब में है कि जहांगीर तरीन साहब की क्या विजन के तहत, किस नारे के तहत आ रहे थे। जैसे पीटीआई नया पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी एक अपना रोटी कपड़ा मकान का नारा एक जमाने में लगाती थी, मुझे नहीं पता क्या नारा लगाते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो नून लीग का इसी तरह का कोई नारा होगा। असल बात ये थी कि आप क्या मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, लेकिन आप बिल्कुल एक इमरान को गौर करने की एक और बात है वो ये कि हमारी जो सियासत है उसमें एक मकबूलियत एक अलग चीज होती है, लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है वो होती है इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है ज्यादातर। उसमें अगर किसी मकबूल जमात की टेलविंड मिल जाए, हिमायत मिल जाए, तो आप बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन इलेक्टेबल्स के किरदार को आप जो है दरगुजर नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो भी सियासत हो रही है वो इलेक्टेबल्स की हो रही है। पीपल्स पार्टी की आपने बात की, उसकी हिकमत अमली रही है, देही सिंध में उनकी हिकमत अमली थी कि जी जितने बड़े जागीरदार हैं हमारी सफों में आ जाएं। यही वो तजुर्बा बलूचिस्तान में कर रहे हैं कि सरदार आ जाए, तो यहाँ पर भी साउथ पंजाब में भी उनकी यही ख्वाहिश है। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी गेन कर सकती है, करेगी आने वाले दिनों में कुछ सीटों के हिसाब से। नून लीग बहुत मुश्किल में है क्योंकि जितना मलबा गिरा है नाकामी का पीडीएम हुकूमत को, उसका चेहरा जो है वो साहबदार की तवज्जुह से नून लीग को जाता है, शहबाज शरीफ साहब की वजह से जाता है। तो ये बड़ी परेशानी की बात होगी नून लीग के लिए। अच्छा आमिर साहब, इसमें एक सवाल मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, चाहे आप उस आंसर कीजिएगा प्लीज। ये जो आपने अभी पीपल्स पार्टी के गेन के हवाले से बात की, जब ये हुकूमत आई थी तो बहुत फ्रंट फुट पे नून लीग के जो लोग थे वो रहे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर थे या दीगर वजारतें थी, और उसका नुकसान ये हुआ कि जो पॉलिसीज हुई और जिससे जो एक फ्लैशबैक आया, जो एक ड्रॉबैक आया तमाम तर चीजों पे, उसका इम्पैक्ट सिर्फ पीडीएम जमातों पे आया और पीपल्स पार्टी ने में काफी हद तक बहुत सेफ प्ले किया था। सो हाउ डू यू सी कि इनका वो जो स्ट्रैटेजी उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने इख्तियार की थी उसका अब इनको गेन हो सकता है, इनका जो वोट बैंक है, क्योंकि पॉलिसीज और दीगर चीजों में तो इस तरह से इनकी पार्टिसिपेशन नहीं है और पब्लिक में इनकी पॉपुलैरिटी इस बेस पे हो सकती है कि जो नून लीग है उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से इकोनॉमी हो या मुल्क हो, उसने बहुत सफर किया है। देखिए, वोट बैंक पीपल्स पार्टी के पंजाब में हुआ करता था एक जमाने में, जो तबाह हो गया, जो खत्म हो गया, नून लीग ने कैप्चर कर लिया था, इनके लोग मायूस होकर बैठ गए। लेकिन अभी जो है वो पीपल्स पार्टी बतौर कोई नजरियाती जमात की नहीं उभर के सामने आएगी, बल्कि जो पैलेसिन ट्रीक्स के जरिए आप लोगों को मिला लेते हैं, बड़े लोगों को, उसका ज्यादातर जो बयानी है और उसका जोर होगा इन्हीं बातों पर होगा। उसमें यकीनन पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। उसकी जो नशिस्तें थी उसमें इजाफे की तवक्को आप कर रहे हैं। अगर देही सिंध की सीट्स आ जाती हैं, अर्बन सिंध की सीट्स आ जाती हैं, कुछ आ जाएंगी यहाँ पर भी, और बलूचिस्तान और सारे केपी में इनके खलका रहा है, तो पीपल्स पार्टी एक अच्छी फोर्स के तहत आपको उभरती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब नून लीग क्या करती है, नून लीग किस तरह से अपनी हिकमत अमली बनाती है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि पीटीआई का क्या होगा। जो पीटीआई अभी भी साबिक वज़ीर आज़म के गिर्द मौजूद है, उसमें देखें, उसमें दो तीन चीजें उसकी हो सकती है ना, कि एक तो अगर इमरान खान के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाती है, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर कौन लीड कर रहा होगा पार्टी। उसमें शाह महमूद कुरैशी अगर सामने आते हैं, फिर बाकी लोग उनके गिर्द हल्का करते हैं,
और उसमें इमरान खान का आशीर्वाद उनको रहता है, तो वो भी एक फोर्स होगी, लेकिन वो 8 मई वाली सूरत हाल नहीं होगी। तो 9 मई के बाद पीटीआई की सूरत हाल बहुत बदल गई है, तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये होगी जो पीटीआई के लोग होंगे कि किसी तरह जितना भी हम वोट बैंक बचा सकते, उसमें डेमोक्रेट ग्रुप जैसे आप फरमा रही है बना है, उसमें जहांगीर तरीन आ जाते हैं, तो वो वोट बैंक तकसीम होगा, उसका फायदा पीडीएम को जरा सा हो सकता है, लेकिन नून लीग को खुला मैदान फिर भी नहीं मिलेगा। जनाब अच्छा, इसमें मैं जब ये आप सारी बात कर रहे थे, ये जोड़ तोड़, ये इलेक्शंस, ये वोट, तो मेरे जहन में आ रहा था कि क्या वाकई ये इलेक्शंस हो रहे हैं? नून लीग चूंकि हुक्मरान जमात है इस वक्त, और उनकी जानिब से कोई ना तो जोड़ तोड़ नजर आता है, ना इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म की कोई प्लानिंग नजर आती है, ना मूवमेंट नजर आती है। बहरहाल दे आर ऑल्सो पुराने खिलाड़ी एंड दे नो द डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, खासतौर पर पंजाब पे तो उन्होंने बहुत अच्छा रूल किया है। तो उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी ना होना कहीं इस बात का इंदिया तो नहीं है कि शायद हुकूमत अक्टूबर से भी आगे कोई टाइम गेन करे फॉर द इलेक्शन? जैसे कि कल मार्च की एक तारीख चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसा कुछ हो सकता है इसकी वजह, या आपको लगता है कि नहीं, नून लीग इज बिजी इनफ इन अदर इश्यूज जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा है? देखिए, तो हुकूमत एक तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत फाल है अपने हिसाब से, उनके बुजुर्ग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना बयानिया आगे लेके जा रहे हैं। नून लीग जैसा आपने कहा पुरानी जमात है, तो उनके लोग मोर और लेस डिसाइडेड है कि किसको कहाँ खड़ा करना है, क्योंकि पंजाब में वो हमेशा से कुवत रहे हैं। वो बैंक कर रहे हैं कि जी हम बजट जरा सा देखते हैं कि रिलीफ दें, लेकिन रिलीफ देना बड़ा मुश्किल होगा, स्पेस नहीं है। अगर आप रिलीफ देते हैं तो आप हुकूमत के लिए, जो अगली हुकूमत आ रही होगी उसके लिए गड्ढा खोद के जा रहे होंगे, बहुत बड़ी बारूदी सुरंगों की एक मैदान बिछा के जा रहे होंगे। तो वो अगर उस चीज पर बैंक करती, फिर लेकिन एक और बात है कि इलेक्शन अगर आप आगे करने की बात कर रहे हैं, उसका क्या कानूनी जवाब होगा, ये पहला सवाल है। दूसरी बात कि अगर आपको बाहर क्या IMF का प्रोग्राम चाहिए, आप 1-2 महीने सर्वाइव कर लेंगे, कुछ और खींच लेंगे। IMF का प्रोग्राम जो नई हुकूमत ही निगोशिएट कर सकती है। इस मुल्क में मईशत को अगर ठीक करना है तो पहली शर्त होगी कि एक नई मकबूल पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, वो फिर अपने हिसाब से चीजों को करे। ये लोग तो अगर वॉर फुटिंग पर है, हमेशा इनकी ख्वाहिश ही रहेगी कि जनाब हम किसी तरह से मतलब आज का दिन गुजारें, कल का दिन गुजारें, तो उसमें ये लोग रिफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर ये ज्यादा तरह चलाएंगे जैसे मैंने अर्ज किया, उसके नुकसान बहुत हैं। तो मुझे नहीं पता इनकी क्या हिकमत अमली होगी, लेकिन ये अगर जो नजर आ रहा है कि ये एक्सपेंशनरी बजट देंगे आने वाले दिनों में, एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि जनाब हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन उस रिलीफ की पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत लगी। जी बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, इसमें जो इस सफबंदी, जोड़ तोड़, इस सारी सूरत हाल में कहीं एक बेचारी भूली भटकी आवाम भी थी जिसका किसी ने जो कह लेना ख्याल नहीं किया है, और अभी तक वो उसी तरह से हम सब लोग उसमें शामिल हैं। जो बेचारा लोअर मिडिल था वो पॉवर्टी लाइन के करीब पहुंचा हुआ है, दीगर मामलात हैं, ब्रेड एंड बटर के लाले पड़े हुए हैं लोगों को, इकोनॉमी की सूरत हाल हम सबके सामने है, पॉलिसीज हम सबके सामने है, खाली ब्रेड ही रह गए। तो ये जो इस सूरत हाल में पब्लिक को क्या समझ रहे हैं ये लोग कि इनको किस तरह से इन्होंने टैकल करना है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको ख्याल आया अवाम का, वरना हम लोग अवाम को, हमारे जो सियासी जमातें हैं और हमारे जो कहते हैं ना एक तरह के जो मीडिया के बड़े बड़े पहलवान है, वो नहीं करते, अवाम का तस्करा इस तरह नहीं करते, तो ऐसे ही कर देते हैं ना। आपने चलो खुदा का शुक्र है कि आपको अवाम का ख्याल आया और आपने ये बात की। बाकी देखिए पूरी पहली सेंचुरी के अंदर आपको अवाम नजर नहीं आ रही है। कोई पार्टी मैनिफेस्टो पे बात नहीं करी, कोई पार्टी विजन पे बात नहीं करी, कोई प्रोग्राम पे नहीं बात करी। इकोनॉमिक मुझे बताए ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई का क्या इकोनॉमिक विजन है जमात का? क्या ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपनी पोजीशन ले रहे हैं? क्या ये डोमेस्टिक को ये क्या बात करें कि जो नुकसान में चलने वाले इदारे हैं उनको कैसे बहाल करेंगे? टाइम हमारा, तो हमारे सुलझे हुए सवालात हैं, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल ठीक, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी और तजियाकार आमिर ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे थे, तजिया दे रहे थे, और आपने सुना ही। इसके बारे में मजीद अपडेट्स जो आती हैं आपको आगाह करेंगे। इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, आज माहौलियात के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, और हम इस पे एक मुसलसल हम बात करते रहते हैं, इस पे इन डिटेल्स भी आज इस पे बात करेंगे, आपको बताना जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता हमारे से भी निकले तेरी तलाश में का, और मौलाना अहमद अली लाहौरी कौन थे उनके बारे में आज बात हो रही है, देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तरी तलाश में। लाहौर शहर के हवाले से आप जानते हैं कि ये इल्मी और तहजीबी मरकज़ रहा है। आप किसी भी जाविये से लाहौर को देख लें, चाहे वो तारीख़ के हवाले से देख लें, आसार कदीमा के हवाले से देख लें, क्राफ्ट के हवाले से देख लें, अदब के हवाले से देख लें, ज़ुबान के हवाले से देख लें, एक 1000 साला तहजीबी सफ़र है और इतनी जिहतें हैं कि जिनका शुमार करना मुमकिन नहीं है। अलूम का घर रहा है। किसी भी बड़े फ़नकार को, किसी भी बड़े आर्टिस्ट को, किसी भी बड़े क्राफ्टमैन को यहाँ आना पड़ता था सनद लेने के लिए लाहौर से कि क्या वो वाकई बड़ा है या नहीं है। सो लाहौर एक कमाल शहर है। तो जो लाहौर की शोहरत थी ये बैनुल-अक़वामी थी। डार साहब की किताब सिंकियांग के हवाले से जो है वो पढ़ते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब ये बताते हैं कि उरुमची में एक कुरान शरीफ जो है उसका तर्जुमा और एक वो देखते हैं तो उसकी बैक साइड पे तबाहत के वाले से जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है वहाँ लिखा होता है कि मौलाना अहमद अली लाहौरी। तो तार साहब अगर आप मौलाना अहमद अली लाहौरी के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये ज़माना कौन सा है, वो दफन कहाँ पे हैं और जो सिंकियांग में आपके साथ वाक़या पेश आया था अगर वो भी आप तफसील से बता दें। मौलाना अहमद अली लाहौरी जो हैं उनके साथ एक खुसूसी वाबस्तगी है मेरी, क्योंकि मेरी अहलिया के जो थे वालिद साहब चौधरी अब्दुर्रहमान ख़ान, वो बहुत कोई सिविल सेक्रेटेरिएट में थे, पढ़े लिखे अलीगढ़ वगैरह, और बहुत साहब आदमी थे और शिकार वगैरह जिस तरह उस ज़माने में हुआ करता था। मौलाना अहमद अली को मिले और याद रहे कि इनका खानवादा मौलाना अहमद अली का सिख था और कन्वर्ट हुए थे। उनसे मिले और उसके बाद उनकी दुनिया बदल गई। उन्होंने सारा कुछ छोड़ा और उनकी मुरीदी इख्तियार की और एक पर्चा भी जारी किया, खुदामुद्दीन, जिसके वो एडिटर थे। मेरी अहलिया उसके प्रूफ पढ़ा करती थी। तो मेरी अहलिया बताती हैं, अच्छा इससे पेशतर मैं अर्ज़ कर दूँ कि मुज़ंग में उनका कब्र है, कच्ची कब्र है उनके ख़ानदान की, और उसके साथ मेरे ससुर भी और सास भी वहीं पे दफन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अक़ीदत थी। तो मेरी अहलिया बताती हैं कि छोटा सा मदरसा था, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, और साथ ही उनका छोटा सा घर था कच्चा सा, और मौलाना अहमद अली बिल्कुल खद्दर का लिबास पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, और तालिब इल्मों से फारिग होकर अपने हुजरे में चले जाते थे, फिर बाहर नहीं आते थे। उनकी बेगम जो थी वो बेजी कहलाती थी। मेरी अहलिया का कहना कि हमें कभी नहीं पता चला कि उनका नाम क्या, सब लोग बेजी कहते थे। बहुत सादा खातून, वो भी तकरीबन खद्दर पहनती थी, दुपट्टा मलमल का होता था, और चूल्हे पे एक बड़ी सारी हांडी चढ़ा देती थी, और मैंने कम ही गोश्त पकते देखा है, क्योंकि मौलाना अहमद अली और उनकी बेगम जो थी वो नज़र न्याज कबूल करने के सख्त खिलाफ थी। वो अपनी मेहनत से जो कुछ होता था उसको कमाते थे। चुनांचे ये कुरान पाक जो है वो मेरी बेगम ने बेजी से सीखा, पढ़ा उनसे, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका बेजी का कि उनकी वजह से आज जब मुझे अरबी वगैरह का कोई मसला होता है या कुरान पाक का कोई रेफरेंस आता है तो मैं अपनी अहलिया से पूछ लेता हूँ। एक बहुत तफसील से बात हो सकती है। एक तो ज़रा मुझे दुख हुआ कि उनकी पुरानी मस्जिद ढा दी गई है शेरावाला के अंदर, और उसकी जगह को नई बन रही है। नई मस्जिद में वो चीज़ नहीं होती, साथ आप एक बना दें। जो पुराने स्ट्रक्चर हैं उनमें सैकड़ों सालों की इबादत गुजारी होती है, तकद्दुस होता है, उसमें इंकसारी होती है, उसमें सजदे होते हैं, वो इक्वल नहीं कर सकते एक नई मस्जिद का। तो बहरहाल लोगों को भी अपनी अकीदत का इजहार करना होता है। तो मौलाना अहमद अली का जो एक अमेजिंग था इंसिडेंट कहने या रेफरेंस, मुझे और मेरी अहलिया को जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सिंकियांग जो मुसलमानों का इलाका है वहाँ पे मदऊ किया ऑफिशियली, तो काशगर में एक कदीम बाज़ार था, तो वहाँ एक दुकान पे कुरान पाक का एक नुस्खा पड़ा हुआ था। तो और वो 100-150 साल पुराना होगा और बड़ा हाथ से ज़ाहिर है लिखा हुआ। तो मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो मैंने कहा कि ज़रा दिखाएं। तो वो मुन्ना ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो दुकानदार बेहद हैरान हुआ। वहाँ बहुत कदर करते हैं उन लोगों की जो कुरान पाक पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग कुरान पाक पढ़ सकते हैं। तो मैंने उसको बरगर्दानी की, और आखिर में उसके ईगो ज़ुबान है वहाँ की ना, सिंकियांग की ईगो ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था मौलाना अहमद अली लाहौरी, और बाकी जो था क्योंकि टर्किश हवाला था, अंदाज़ा मैंने लगाया कि ये कुछ तालिब इल्म था,
और ये आखिर में उसने हवाला दिया हुआ है कि यहाँ से मैंने अरबी की और कुरान पाक की तालीम हासिल की, यानी इतनी शोहरत थी। अब यह है कि भाई ऐसे उलमाए कराम ये सूफ़ी, क्योंकि सूफ़ी बुजुर्ग थे, हमारे यहाँ तो नहीं रहे, काश के दो चार ऐसे लोग पैदा हो जाएं, मौलाना अहमद अली लाहौरी जैसे। बहुत शुक्रिया तार साहब। बात यह है कि जब भी इस तरह की मालूमात मिलती हैं तो मेरे ज़हन में ख्याल पैदा होता है कि कौमें वही होती हैं जो अपनी तारीख के साथ जुड़ी होती हैं, अपनी मिट्टी के साथ जुड़ी होती हैं। जब आप शनाख्त के बहरान का शिकार होते हैं तो फिर आप एक मजमे की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। हिस्ट्री जो है उसको रीराइट जब किया जाता है, तारीख को मसख किया जाता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे अपने अहद में, अगर मैं बल्कि यूँ कहूँ कि पिछले सिर्फ 30-40 सालों में हमने विरसे को उजड़ते हुए देखा है, उससे पहले भी उजड़ रहा होगा, लेकिन ये तो हमारी निगाहों के सामने हुआ है। कौमें वही हैं जो अपने विरसों को संभालती हैं और अपनी जो बड़ी शख्सियात है वो, उनके जो कारनामे हैं वो अगली नस्ल को मुंतकिल करती हैं। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। अब आपको खिलाएंगे सुरीला टिक्का देसी फूड में। नाजरीन, मौसम भी अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, इसलिए आज मेरा दिल किया बारबेक्यू खाने के लिए। आज मैं आई हूँ सदर बाजार में, जहाँ पर है सुरीला टिक्का कॉर्नर। नाजरीन, यहाँ के रस से अंदाज़ा ज़रूर हो रहा है कि इनका जो बारबेक्यू का टेस्ट है वो भी इतना ही सुरीला होगा जितना कि इनका नाम। आए चलकर लोगों से पूछते हैं कि वो बारबेक्यू में क्या खाना पसंद करते हैं। क्या खाया आपने यहाँ से? हमने इनसे बारबेक्यू खाया है, मलाई बोटी वगैरह मंगाई है, कबाब वगैरह मंगाए हैं। अच्छा, खास बात क्या लगी आपको इनके बारबेक्यू की? खास बात ये लगी है कि जी इनका जो प्रॉपर बारबेक्यू है वो अच्छे तरीके से बनाया, जूसी है, वो सही है, खुशक नहीं है। बारबेक्यू में ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं आप? बीफ कबाब अच्छे लगते हैं बारबेक्यू में, और ये इसके अलावा मलाई बोटी और टिक्के वगैरह अच्छे लगते हैं, लेग पीस वगैरह। आप कहाँ से आए हैं? जी हम लाहौर से ही है। अच्छा, क्या खाया आपने बारबेक्यू में? हम बारबेक्यू में हमने खाया है, मलाई बोटी खाई है, हमने बीफ कबाब खाए हैं, और ये दोनों की तारीफ सुनी थी, इसलिए हमने इसी का ऑर्डर दिया है। और बड़ा ज़बरदस्त इनकी स्पाइसीज है और बड़े बैलेंस्ड है। टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत आला। एक फ्रेंड ने मुझे बताया था इसका कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है सुरीला, तो वहाँ पे जाके ट्राई करो। तो मैं एक दफ़ा खाने आया हूँ, अब मैं एडिक्टेड हो गया हूँ इस खाने का। तो ऐसी क्या खास बात लगी इनके खाने की जो आप एडिक्ट हो गए? इसका जो कबाब है वो बहुत जूसी है, ड्राई नहीं है, और दूसरे इसके विंग्स आप देखें वो ड्राई नहीं है। आप खाएं, आपको एंड तक फ्लेवर आता है, आप इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर, हर चीज़ आप इंजॉय करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मोहम्मद उमर। आप मुझे बताएं, आपका जो बारबेक्यू कॉर्नर है इसका नाम सुरीला क्यों है? इसका नाम सुरीला क्यों है? जानिया हानिया तुम सिख कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। मेरा ख्याल है कि इसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इसका नाम सुरीला क्यों है। माशाल्लाह, इतनी सुरीली आपकी आवाज़ है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप गाने की फील्ड में क्यों नहीं गए, फूड की फील्ड में ही क्यों आए? जीसी से माशाल्लाह मास्टर्स किया था, वहाँ पे भी वो तो म्यूज़िक का गार्ड है, नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी, वहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम थे तारिक खान फरहानी साहब, तो वहाँ से उनसे बड़ा कुछ सीखा। फिर PU चला गया, वहाँ से मास्टर्स किया, फिर MPhil किया। फूड की फील्ड में इसलिए आया कि गाने में बेसिकली ये एक मेरा शौक़ तो था, लेकिन इसको मैं प्रोफेशनली लेके नहीं आगे गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आप खाने की ट्रेनिंग देते हैं अपने शेफ़ को, वैसे ही आप गाने की भी देते हैं? हाँ जी, अक्सर मैं मसाले लगा रहा होता हूँ मैरिनेशन के दौरान ना,
तो मैं खुद गुनगुना रहा होता हूँ, गुनगुना के मसाले लगा रहा होता हूँ। तो फिर जो मेरे साथ वर्कर्स हैं ना वो भी फिर कहते हैं उस्ताद जी फिर सानू भी ये सिखा दो। फिर मैं इनसे सुनता हूँ, इन्हें सिखाता हूँ। कितने अरसे से आप ही काम कर रहे हैं? मैं ये काम तो माशाल्लाह 13-14 साल से कर रहा हूँ, लेकिन इस जगह मुझे सदर में काम किए अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो गए हैं। यहाँ पर आप क्या क्या सर्व करते हैं बारबेक्यू में? यहाँ पर हम मलाई बोटी, लेग पीस, ब्रेस्ट पीस, चिकन टिक्का, नेवलेट, चिकन कबाब, बीफ को आप बीफ बिहारी बोटी, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह यूनिक तरीके से बनाते हैं, जैसा यूनिक नाम है। तो जैसे गाना आपने उस्ताद जी से अपने सीखा, तो आपने ये जो बारबेक्यू बनाना है ये कहाँ से सीखा? बारबेक्यू तो मैं और मेरी वालदा मुझे गाइड करती हैं कि इसको ये मसाले लगाओ, मैरिनेशन में वो मेरी बड़ी हेल्प आउट करती हैं। तो उस्ताद तो मेरी फिर वालदा ही हैं। आपने अभी बताया आपकी वालदा जो हैं वो मसाला लगाती हैं बारबेक्यू को, और आज किन मसाला जात से आप बनाते हैं ये तो एक यूनिक रेसिपी है इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाले डलते हैं, लाइक कोई 17 के करीब। बेसिकली इसमें मैं सरसों का ऑयल डालता हूँ। अच्छा। सरसों का तेल, फिर इसमें लेमन, दही, ज़ीरा, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, काफ़ी चीज़ें मैं इसमें डाल के फिर इसको मैं बनाता हूँ। लोग बारबेक्यू में ज़्यादातर क्या खाते हैं? लोग ज़्यादातर खाते हैं हमारा चिकन टिक्का और नेवलेट्स ज़्यादा मकदार में पसंद करते हैं। मलाई बोटी, बिहारी बोटी हमारी माशाल्लाह बहुत क्वांटिटी में बिक रही है आजकल। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप जब मैरिनेट कर रहे होते हैं चिकन को तो आप गाना गाते हैं, ठीक है? तो कौन सा गाना गाते हैं? मोस्टली अपने उस्ताद मोहतरम के गाने गाता हूँ। एक ही गाना है उनका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मेरा फेवरेट भी है, अज होना दीदार माहिदा। ऐसे नहीं, गुनगुना के बताएं मुझे। अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार, सो 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 सनी नी 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 द द द दनी पदनी सगा सनी रे नी दनी दनी पदनी। नाजरीन, मेरे लिए खाना आ चुका है जिसमें है चिकन कबाब, बीफ कबाब, टिक्का है, पीस है, यहाँ पर मलाई बोटी है और इसके साथ स्पेशल इमली की चटनी। नाजरीन, इस बारबेक्यू कॉर्नर का नाम, ऑनर और खाना तीनों ही सुरीले हैं। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट का वक्त हुआ है और सेगमेंट है मेरा पाकिस्तान, जिसमें आज आपको सैर कराएंगे हम कसेरा बाजार की, जो कि कदीम बाजार है और किस वजह से मशहूर है, दिखाते हैं आपको मेरा पाकिस्तान। लाहौर शहर अपनी सकाफत और खानों के अलावा इन कदीम बाज़ारों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। कि मेरे पीछे जो आप पीतल और तांबे के बर्तन देख रहे हैं, एक दौर था कि जब बादशाह और नवाब इन बर्तनों में खाया करते थे। आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर्स के मुताबिक इन बर्तनों में खाने से सेहत पर बहुत मुफीद असरात होते हैं। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की कसेरा मार्केट में, जो शाला मार्केट से थोड़ा आगे रंग महल चौक के बिल्कुल करीब वाक़ है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये खूबसूरत बर्तन आखिर तैयार कैसे होते हैं। अच्छा असलम साहब, मुझे ये बताएं कि अब आपके पास ये एक हैंडीक्राफ्ट आ चुका है, अब इसका क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले इसको निखार किया जाता है। और वो कैसे करते हैं? वो देखिए निखार। अच्छा असलम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये आप क्या डाल रहे हैं इसके ऊपर? तो आप डाल रहे हैं। वाह, उसके बाद ये खुशक करेंगे। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये बूरा है, लकड़ी का बूरा। अच्छा, अब ये बूरा लगने के बाद अब ये कहाँ जाएगा? अब ये पॉलिश पे जाएगा। ये पॉलिशिंग की मशीन है? ये कार का भूसा है सफाई के लिए। अब ये सफाई हो चुकी है इसकी? हाँ जी, सफाई हो चुकी है। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये सफाई करेंगे, चमक लाएगा। चमक लाएगा। और इस ब्रश की क्या खासियत है? ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये फाइनल है। ये फाइनल है।
मजीद रिफाइन हो चुके हैं। ये एक मिनट मुझे अगर दिखाएं आप, ये बहुत गर्म है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखें कि ये मैट लुक आ रही है, लेकिन अभी जब लास्ट ब्रश इन्होंने अप्लाई किया तो ये शाइन देखें, और ये कितनी क्लियर क्रिस्टल शाइन जो है इसमें आ चुकी है। ये तैयार हो चुका है। नहीं जी, तैयार हो चुका है, इसके अंदर शाइन आ चुकी है और ये इस वक्त शदीद गर्म है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो इसकी शाइन है ये कब तक रहती है? ये तकरीबन 2 साल के लिए रहती है। नाज़रीन, ये मेरे हाथ में एक बर्तन है जो पॉलिशिंग के प्रोसेस से गुजरने के बाद अब इनके पास आया। इनसे हम जानते हैं अब इसके ऊपर कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा और उसका मकसद क्या होता है। हम लैकर करेंगे। लैकर करेंगे, ठीक है। और उसको करने का क्या मकसद होता है? उसको करने का ये मकसद होता है इसकी लाइफ ज़्यादा चली जाती है, 4 से 5 साल इसकी लाइफ जाएगी। नाज़रीन, लैकर का प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पर फिटिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा और इसके बाद ये बर्तन जो है वो कंप्लीट फाइनल लुक में आ जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं फिटिंग का प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बताएं कि आप इस बिजनेस में कैसे आए? मैं इस बिजनेस में बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था। जब मैं इस लाइन में आया, जब मेरे वालिद साहब और वालदा हज पे गए, मैंने उस टाइम के दौरान इस बिजनेस को देखा, तो इस बिजनेस से भी कदर हुई, उससे ज़्यादा अपने वालिद साहब की काविशों की कदर हुई। यहाँ की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपके घर की जीनत भी बनी हुई? बिल्कुल बनी हुई है। मैं इनकी हेल्थ प्रोडक्ट्स वाले भी, जो हेल्थ साइड से भी जो बेनिफिशियल हैं, मैंने कॉपर की हांडियाँ, ग्लासेस वगैरह ये भी अपने घरों पर रखी हुई हैं, पराते भी रखी हुई हैं। इसके हेल्थ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? आजकल डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि ये आर्थराइटिस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्टमक डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, आजकल के दौर की अगर हम बात करें तो यंग जनरेशन में और लोगों में इन चीज़ों का रुझान है, अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग इसकी तरफ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। शूटिंग में लोग प्रॉप्स लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये द लेजेंड मौला जट में, तीफा इन ट्रबल में, बालू माही में, गवाह रहना में, टेज बटन में, उसके बाद हम ये रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह को हम टेबल वेयर्स देते हैं। अच्छा, जो बाहर के लोग हैं वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होकर ये चीज़ें खरीदते हैं? आपकी नज़र में क्या उनके थॉट प्रोसेस क्या होता है? फॉरेनर्स होते हैं, वो फॉरेनर्स एंटीक्स बहुत पसंद करते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस कोई चीज़ टूटी भी हुई है ना, तो वो कहते हैं कि आपने इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना, अपने हाथ नहीं लगाना। यही इसकी ऑथेंटिसिटी है कि ये पुरानी है, हैंडमेड है। अगर कोई डिफेक्ट भी है। आपकी शॉप में सबसे पुरानी चीज़ कोई आपके पास है यहाँ पर? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो कॉपर की कांगड़ी है, काफ़ी ऑप्शंस में से एक ये ऑप्शन ऐसी है जो 200 से 250 साल पुरानी है। ये कश्मीर में 100 साल? जी, ये कश्मीर में इस्तेमाल होती थी। जो लोग जिनकी जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिनकी आउटडोर जॉब होती थी विंटर्स में, स्नो में, तो वो ये इस्तेमाल करते थे। ये किसी का पर्सनल है, जो एक मॉडल है समझ लीजिए। इसके नीचे एक लकड़ी की प्लैंक रखी जाती थी और इसके अंदर कोयले रखे जाते थे और उसके बाद इसे हाथ गर्म किए जाते थे। अच्छा, ये जो हाथ से बनने का जो प्रोसेस है एक बर्तन का, उसको कितने अरसे में वो कंप्लीट होता है? एक बर्तन तैयार कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले 2x4 की एक स्टैंडर्ड शीट आती है। उसके बाद ये जाता है ठठियार के पास, जो ये बर्तन हाथ से बनाता है, जिसे दस्तकार भी कहते हैं। उनके पास फर्में होते हैं, उन फर्मों के अकॉर्डिंगली वो साइजेस काटते हैं। उसके बाद उसकी वो शेप बनाते हैं। उस शेप बन के जब आती है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस उसका होता है नक्शो निगार का। वो नक्शो निगार के लिए हम उसके अंदर वैक्स डालते हैं, हम उसमें लाख डालते हैं ताकि जो भी हम उस पर चोट लगाएं उससे वो शीट फटे ना। तो उसके बाद वो कार्विंग होती है। उस कार्विंग के बाद वो वापस आती है और उसको बर्नर के साथ वो सारी वैक्स, उसके रेजिड्यूज जो भी हैं, वो हम उतार देते हैं। उसके बाद फिर वो मिठार होती है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो पॉलिशिंग का प्रोसेस होता है। अरुण, ये जो काम है, ये जो इसके ऊपर नक्शी की गई है, इसको नक्शी बोलेंगे? 2 तरह के काम होते हैं। ये जो किया जाता है इसको कलम का काम कहते हैं। अच्छा, कलम का काम कहते हैं। कलम को टेढ़ा रख के इसको सरफेस को स्क्रैच किया जाता है। और जो चित्राई है वो शीट के मटेरियल पे होता है। ये शीट का मटेरियल है, इसमें एम्बॉस होता है काम, इसमें मेटल की सरफेस स्क्रैच होती है। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। ये जो बर्तन है, इनको कली करना कितना इंपॉर्टेंट है? कॉपर के सारे बर्तनों को जिनमें कुकिंग होनी है, जिनमें सर्विंग होनी है, उनमें ज़रूरी है कि आप उन्हें आप कली करवाएं। ठीक है। और अगर कली नहीं करवाएंगे तो क्या? अगर आप कली नहीं करवाएंगे तो वो फंगस आ जाता है, टूटा हो जाता है, तो पॉइजनस हो जाता है। थैंक यू सो मच हारून फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको लाहौर का वो तारीखी बाजार दिखाया जो इन बर्तनों और हैंडीक्राफ्ट की वजह से बहुत मशहूर हुआ करता था। खुशी इस बात की है कि ये बाजार आज भी उन्हीं रिवायात को बहाल करने में लगा हुआ है। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं अब जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की, जिसके फाइनल के अंदर आपको मालूम है हम फाइनल तो नहीं जीत सके, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट के अंदर और भारत ने बहरहाल पाकिस्तान को बीट किया इन द फाइनल, लेकिन सिर्फ 2-1 के फर्क से पाकिस्तान ये फाइनल मैच हारा। ओमान के शहर सलाला में होने वाला ये इवेंट था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त दी। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 2-1 से पाकिस्तान को हराया। मैच के पहले और दूसरे हाफ की अगर बात करें तो इसमें भारत
साथ गोल करने में कामयाब हुआ, जबकि तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तानी टीम के बिशारत अली ने 38वें मिनट के अंदर एक गोल किया और इस तरीके से जो फासला था ये 2-1 का तो हुआ, लेकिन 2-2 या 3-2 नहीं हो सका और चौथे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं हो सका और यूं भारत की टीम ये जीत गई। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की कारकर्दगी जो कि इतनी शानदार रही, तो हमने जरूर सोचा कि हम इस पे बात करें। बिल्कुल, पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से बात करें तो अब्दुल हनान शाहिद टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, जबकि पाकिस्तान की जो एहतशाम असलम है उन्होंने बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड अपने नाम किया और टॉप स्कोरर का एजाज भी पाकिस्तान के अब्दुल रहमान ने अपने नाम किया। आप इसी हवाले से बात करेंगे और आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट भी मौजूद है और साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे पाकिस्तानी जूनियर एशिया कप में जो कुल 34 गोल स्कोर किए और ये भी याद है कि वर्ल्ड जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत की रैंकिंग जो है जी वो 5वें नंबर पे और पाकिस्तान 16वें नंबर पे, बट स्टिल बहुत टफ टाइम दिया है। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे और हॉकी टीम के डर है मुर्तजा याकूब, उनके साथ अब्दुल हनान जो कि शायद टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे और ये अपनी फैमिली के 12वें इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जनाब और इनकी फैमिली में हॉकी लेगेसी है जिसको ये फॉलो करें। आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान मौजूद हैं, ये किसी और टीवी स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमने सोचा कि हम इनको बुलाएं, इनसे बात करें, इनके स्पोर्ट के हवाले से बात करें। तो गेस्ट का बिल्कुल, अब्दुल हनान शाहिद और मुर्तजा याकूब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए। हनान क्या हाल है? मैं ठीक हूं। हाउ इट फील्स टू बी द टॉप स्कोरर है? पहला इवेंट था ये, इससे पहले भी आपने खेला इंटरनेशनल इवेंट जाके? नहीं, मेरे ऑलमोस्ट पाकिस्तान सीनियर टीम की तरफ से भी 4 से 5 टूर्स हैं। जूनियर मेरा जोन से ये सेकंड टूर था। सीनियर टीम के साथ भी आप खेले हैं? जी, मैं 2021 के दिसंबर से सीनियर। हाउ ओल्ड आर यू? आपकी एज? मैं 18। अच्छा, आई वॉज ओनली 16 जब मैंने अपना डेब्यू किया था। ओके, वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। तो कैसा तजुर्बा कैसा रहा इस टूर्नामेंट के हवाले से स्पेसिफिक हमें बताइए। जी, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो कि हमने जो उनसे वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसके अंदर जो टॉप 3 टीम्स होती हैं वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती हैं। ये वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ग्राउंड होता है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो यही था कि पाकिस्तान सीनियर अनफॉर्चुनेटली ना इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, तो हमारा टारगेट फर्स्ट यही था कि हम जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया माशाल्लाह। फिर हमारा सेकंड ये था कि हमें फाइनल को भी विन कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेट था क्योंकि जो लड़के हैं ऑलमोस्ट 9 से 10 लड़के थे जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं था। वो ऑलमोस्ट जूनियर चैंपियनशिप भी नहीं खेले थे, ना उनके पास कोई अच्छे डिपार्टमेंट्स वगैरह थे, लेकिन जो लड़कों का मोराल था और जो डिवोशन थी हॉकी के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जो उन्होंने एनर्जी शो की, बिल्कुल भी इंटरनेशनल जोन से उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और जो उनकी नेचुरल गेम है वो उन्होंने शो की। जबरदस्त, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुर्तजा भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है, मुर्तजा आपका ये पहला इंटरनेशनल टूर था या आप इससे पहले भी इंटरनेशनल टूर्स कर चुके हैं? नहीं, मेरा भी ये 4th या 5th टूर्नामेंट है इंटरनेशनल। मैं भी नेशनल टीम की तरफ से खेलता हूं। अच्छा, नेशनल टीम की तरफ से आप भी खेले। तो मुर्तजा ये बताएं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सो फार, क्योंकि जिस तरह से अभी अब्दुल हनान भी बता रहे हैं कि तो बहुत सारे ऐसी वहाँ इंडियन टीम के हवाले से भी आपने कहा कि बड़ी एक्सपीरियंस्ड है ऑलरेडी, वो 3-4 साल से इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। सो आप लोगों के लिए ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, फाइनल में पहुंचना इटसेल्फ इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो हाउ डू यू सी? नहीं, जैसे कि ना ने बताया, जो हम यहाँ से जब चले थे ना तो हमारा यही एक टारगेट था कि हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है, क्योंकि रिसेंटली हमारी सीनियर टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। तो मेन टारगेट हमारा यही था कि इंशाल्लाह हम जाएं और वर्ल्ड कप क्वालिफाई करें। जैसे जैसे हम मैचेस खेलते थे, लड़कों को जो नए लड़के थे 10 लड़के तकरीबन थे, वो थे जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। उनके लिए यही था कि जिस तरह से हम मैच बाई मैच चलते गए उनको एक्सपीरियंस होता गया। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पर ईयर बजट है ना हॉकी का, वो पाकिस्तानी 1400 करोड़ रुपया और हमारा तकरीबन 1.5 करोड़ भी नहीं बनता अभी तक, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट है, फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। हमारी हॉकी फेडरेशन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जितना भी हो सका उन्होंने हमारे लिए किया। और स्पेशली इस टूर के लिए हमारे पास टिकट्स का अरेंज नहीं हो रहा था कि हमने जाना कैसे है, डेली अलाउंस अभी तक नहीं मिले, कोई मामला ही नहीं था कि टीम जाएगी कैसे। तो मैं डीएचए का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारे आखिरी टाइम हमारी बाजू पकड़ी। लेकिन दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोगों के लिए स्पॉन्सर या आपकी फेडरेशन का होना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़्यादातर प्लेयर्स जब आते हैं उनकी यही शिकायत होती है। अब्दुल हनान, आपकी फैमिली के अंदर जो हॉकी है वो बहुत ज़्यादा उसको आप 12वें इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिससे भी हमने मेंशन भी किया, तो आपके अंदर ये पैशन हमेशा से था या आपने कोई और स्पोर्ट क्यों नहीं रखा? और फैमिली में अपने बारे में बताइए, क्या आपकी लेगेसी है, कौन है बड़े आपके? जी, जिस तरह के मेरे दादा जो से थे वो ओलंपियन सिल्वर मेडलिस्ट थे, फिर उसके बाद ये सिलसिला अफजल मल्ला। ओके जी, तो फिर उसके बाद ये हमारा सिलसिला जारी रहा। मेरे दादा के जो भाई थे वो भी हॉकी खेलते थे, फिर मेरे खुद वालिद, मेरे चचा, मेरे चाचू, जितने भी हमारे रिश्तेदार थे सब वो हॉकी खेलते थे।
तो हमारे घर में बचपन में से ना बात ही सिर्फ हॉकी की होती थी। तो हम जो जब छोटे थे तो हमारे घर खिलौने वगैरह नहीं होते थे, छोटी हॉकियों से हम खेलते थे और बस यही था कि शाम जिस तरह ही होनी है असर के बाद हम सबने ग्राउंड ही जाना है, असर के बाद सबने ग्राउंड जाना है और बस फिर इसी तरह ही बड़ों को देखते 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 शौक हुआ, कुछ और सोचा ही नहीं कभी भी कि यार हॉकी खेलेंगे। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स भी हम खेलते हैं, मैं मीन के स्विमिंग भी करता था पहले, वो तो साथ जरूरी होती है, वो तो फिर क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता था मैं तकरीबन पहले। अच्छा, मैं लेकिन ये दोनों ही खेलते क्रिकेट थे। ऑब्वियसली हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट सबसे फेवरेट स्पोर्ट है और जो भी बच्चा होता है उसको होता है हमें क्रिकेट खेलना है। बहुत अब तो बहुत सारे वर्सटाइल खेलों के अंदर आते हैं। सो आपने हॉकी और क्रिकेट में हॉकी को क्यों प्रेफरेंस की? घर वाले खेल में ये लेगेसी थी या वैसे ही? नहीं, एक बंदे के अपने इंटरेस्ट भी होते हैं क्योंकि बंदा जब देखता ही वो चीज़ है हॉकी। लेकिन हमारी तरफ फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी या कोई उनकी तरफ से नहीं था कि आप हॉकी की तरफ ही जाओ या क्रिकेट की तरफ ही जाओ। लेकिन ये ज़रा थोड़ी एक्टिव गेम है एज कम्पेयर लगा था कि इसके अंदर जो सा ना जरा एक्टिव रहता बंदा और इसके अंदर थोड़ी सी वो है स्लो नहीं है। क्रिकेट के अंदर आपने 4-5 घंटे T20 की मैच है, फुटबॉल आप भी देखने वाला भी मसरूफ है, खेलने वाला भी इसी तरह। अच्छा, एट द सेम टाइम आपको जो है ना ग्राउंड के ऊपर दोनों हाफ्स के अंदर घंटा 1.5 घंटा मुसलसल भागना है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ वार्म। आप तो भी 18 के हैं माशाल्लाह, यंग है, लेकिन ये बड़ा काउंट करता है। तो प्रैक्टिस ट्रेनिंग कितनी होती है? जी, जब हमारा ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं तो उसके अंदर ना हमारे 2 सेशंस होते हैं एक दिन के अंदर, और जो एक मॉर्निंग में होता है और एक इवनिंग के अंदर। इसके अंदर दरमियान में कभी जिम सेशन या फिर पूल रिकवरी वगैरह भी होती है। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 सेशंस होते हैं। फिर एक मीटिंग होती है हमारी जिसके अंदर हमारे जो टेक्निकल बिहेवियर है उनको चेक किया जाता है और जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं या हमारा जो भी आगे फॉर्मेशन होगी या जिस तरह हमने अगला नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलना होगा उसके ऊपर मेनली फोकस किया जाए। अच्छा, ये जो अरमला ने एक सवाल किया था उसका दूसरा हिस्सा ये भी बनता है, क्रिकेट और हॉकी का जो कंपैरिजन करी थी। क्रिकेट बड़ी पैसों वाली गेम है, हॉकी भी है दुनिया भर के अंदर लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। मुर्जा, आप इसका जवाब हमें दें। जब आप लोग हॉकी की जानिब आ रहे हैं, आगे पहले तो डिपार्टमेंटल हॉकी होती, तो आप आई बिलीव पिछली हुकूमत ने भी आसान किया कि वो भी शायद खत्म कर दिया। डिपार्टमेंट में जॉब्स नहीं है आप लोगों के पास या भी हैं? तो ये आगे आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है बीइंग प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर, चूंकि घर भी तो चलाने अगर खेलना है साथ साथ? जी, मैं समझता हूँ स्पोर्ट्समैन के लिए ना बहुत वर्स्ट डिसीजन था इमरान खान साहब का, जिन्होंने डिपार्टमेंट्स ऑफ कर दिए, खत्म कर दिए थे। उससे ये हुआ कि जो आने वाला बच्चा है, बल्कि उससे हुआ ये कि जो नेशनल हमारे पहले करंट सीनियर प्लेयर्स है ना, वो कोई नेशनल बैंक में था, कोई SSDC में था, कोई स्टील मिल में था, वो बेरोजगार, उनके पास जॉब भी नहीं है। अब वो 30 या 35 ईयर्स एज है उनकी, तो वो क्या करेंगे अपनी फैमिली में? उन्हें सर्कल चल रहा था एकदम, सैलरी आना बंद हो गई। हाँ जी, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी को इतना कुछ दिया 100+ मैचेस के लिए, किसी ने 200 मैचेस के लिए, कोई ओलंपियन है उनके पास आज जॉब नहीं है। तो ये एक मेन वजह हो सकती है कि हमारा जो नेशनल गेम है, बल्कि स्पोर्ट्स ही सारी वो नीचे की तरफ आ रही है बहुत ज्यादा। मेरी रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से कि डिपार्टमेंट से शहबाज शरीफ साहब जब आए तो बैठे हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली अभी नहीं नोटिस नहीं भेजा उन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट को ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो जॉब्स हैं, हम पाकिस्तान वापडा का हिस्सा है, ठीक है, उनकी सैलरी हमें आती है। लेकिन हमारी टीम में जो सिल्वर मेडल जिसमें तकरीबन 11 से 12 प्लेयर ऐसे थे जिनके पास जॉब में है अभी तक, जैसे वापडा है, आर्मी है, कस्टम वगैरह है, इनकी हैं जॉब्स अभी? ये कस्टम में भी नई टीम बनाई है। अच्छा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे एक प्लेयर को 1 या 2 साल का, लेकिन जो परमानेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो वापडा, आर्मी है, नेवी और एयरफोर्स है। ये पाकिस्तान के परमानेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये चल रहे हैं अभी। इन्होंने इमरान खान के नोटिस के बावजूद भी कहा हम अपनी स्पोर्ट्स बंद नहीं करेंगे। अच्छा मुर्तज़ा, ये बताएं, ऑब्वियसली अब ये तो डिपार्टमेंट्स वाला मामला है, अल्लाह करे कि ये सारी चीजें आप लोगों की सॉर्ट हों और आप बेहतर तौर पे मजीद कॉन्फिडेंस के साथ खेल सके। आगे फर्दर क्या प्लान है? कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और क्या टारगेट आपने सेट किया है? जी, इस टूर्नामेंट के बाद हमारा जो मेन टारगेट है, जैसे कि बताया, वर्ल्ड कप है। उसकी तैयारी के लिए जो हमें पता लगा कि वो हमारे लिए PHF टूर्स अरेंज कर रही है। तो हमारी ख्वाहिश भी और होना भी ऐसे ही चाहिए। जिस तरह के जो हमारा और इंडिया का डिफरेंस आया फाइनल में, वो एक्सपीरियंस का आया। हमारा तकरीबन हमने वहाँ पे जाके हमारा 6ठा मैच था एज ए कंबाइंड टीम। फाइनल मैच हमारा 6th मैच था एज ए कंबाइंड टीम। लेकिन इंडिया 3 साल से कंबाइन खेल रही है। उनके यूरोप टूर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर्स हैं, वो सेवरल मलेशिया में प्रैक्टिस रहते हैं वो लोग, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। तो डिफरेंस यही डला। अब हमने, हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि इसमें रेशो क्या होता है, कॉम्बिनेशन में रेशो क्या होता है जूनियर सीनियर का? कॉम्बिनेशन में जो मतलब बेहतर परफॉर्म करता है वो मतलब सीधे टच कर लेता है, मतलब वो जूनियर आता है उसको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक टची क्वेश्चन है। आप दोनों प्लेयर्स भी हैं माशाल्लाह, और आपके अंदर हर बाय बर्थ होता है एक स्पोर्ट्समैन के अंदर। इंडिया से खेल रहे थे, 2-1 से आ रहे, बड़ा ही दुख हुआ होगा कि यार
कैसी फीलिंग क्या थी उस वक्त? ग्राउंड इमोशंस पे काबू नहीं पा पाए उस टाइम, क्योंकि मेरा ये इंडिया से तीसरा मैच था अपनी लाइफ का ना। पिछले दोनों ड्रॉ हुए थे और ये फर्स्ट मैच में इंडिया से हारा मतलब अपनी लाइफ में ना, तो बहुत दुख था, आंसू भी आ रहे थे, रोना भी आ रहा था, और बाकी लड़के भी सारे अपसेट थे। स्ट्रगल आखिर तक रही या कहीं भी टीम आपको लगा कि नहीं अब थोड़ा हम थक गए हैं, नहीं कर सके? नहीं, हमारा जो था ना अपना फिटनेस जो हमारी टीम की थी ना, वो एग्जाम्पल बन गई इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान की पहले ऐसी फिटनेस काफी देर पहले होती थी ऐसे, लेकिन इस टूर्नामेंट में ये था कि यार सबसे फिट टीम है टूर्नामेंट की, बिकॉज हमने हर मैच में ना कम बैक किया 3rd 4th क्वार्टर में। अच्छा, पहले हमने गोल कंसीड किया, फिर हमने एंड पे जाके टीमों को हराया। इस मैच में यही प्रेडिक्शन से लोगों की, जब हमें गोल हो गए थे ना, दोनों ने कहा कोई मसला नहीं है, पकड़ लेंगे उनको। अच्छा, बस चांसेस मिले, बस उस दिन मेरे ख्याल दिन इंडिया का था, दिन नहीं था। अच्छा अब्दुल, आप इस मैच में टॉप स्कोरर रहे, आपके लिए इंडिया के साथ कम्पीट करना और इतना अच्छा परफॉर्म करना, इंडिविजुअल भी ऑब्वियसली, टीम एफर्ट तो आप लोग की थी, कैसा है आपकी, कैसे जज्बात थे? जी बस इसी तरह था, हमारी पहले फर्स्ट कोशिश तो यही थी कि ये जीत जाए या मैच को। इस तरह के मुर्तज़ा ने बताया कि हमारा ये उस टूर्नामेंट के अंदर हवा यही चल रही थी कि ये 3rd और जो 4th क्वार्टर है ना, उसके अंदर पाकिस्तान टीम जो उनसे कम बैक करती है, इसलिए जिस तरह हम 2-0 लूज़ कर रहे थे मलेशिया वाला मैच, लेकिन जो फाइनल स्कोर था हमने 6-2 उनको सेमीफाइनल हरा दिया था। तो पाकिस्तान और हमारी भी यही प्रेडिक्शन थी कि 3rd और 4th क्वार्टर में हम कम बैक करेंगे। हमें ऑलमोस्ट 8 से 9 शॉर्ट कॉर्नर्स मिले, बहुत ज़्यादा गोल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, बस अनफॉर्चुनेट था कि वेल नहीं कर सके। जाहिर बात है चीज़ों के अंदर थोड़ा फ़र्क लगता है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, उन्हें चीज़ों का पता है एग्जीक्यूशन का ज़्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन लड़के जो उनसे थे वो कुछ नए थे, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा मिस्टेक सनान जो आपकी टीम बतौर टीम आपने नोटिस की हो कि वहाँ पे शायद हम थोड़ा लैग कर गए? जी जिस तरह के जो हमारा शॉर्ट कॉर्नर था उसके अंदर वो हमारा पहले मेन वेपन था। इस टूर्नामेंट से पहले हम सोच रहे थे कि हमारा जो शॉर्ट कॉर्नर है वो इस टूर्नामेंट का बेस्ट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि वो हम अवेल नहीं कर सकते फाइनल के अंदर, क्योंकि आजकल जो डिफेंस बन जाती है शॉर्ट कॉर्नर की वो बहुत ज़्यादा एक उसके अंदर वो उसके डिटेल में चले जाते हैं, वो चेक करते हैं कि ड्रैग फ्लिकर टेक्निकली साउंड होना जरूरी है उसमें, वो अपनी हॉकी की जो शेप है वो किस तरह दोनों से मिलके टाइम हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है कि यू गाइस आर अ होप फॉर हॉकी। माशाल्लाह हमारी जो लेगेसी है और जिस तरह से आप लोग बात करें, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। कांग्रेट्स वंस अगेन, बहुत अच्छा खेले आप। अगर आप जीते या हारे इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट में खेल आ रहे हैं, 2 खेल रहे थे तो एक नहीं जीतना था। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब्दुल हनान और मुर्तज़ा याकूब हमारे साथ मौजूद थे, हॉकी प्लेयर्स हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और हमने आपको कहा था कि आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से बात करेंगे। माहौलियात का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जाता है हर साल 5 जून को, जिसका मकसद भी ये है कि जी माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक अवेयरनेस को पैदा किया जाए। माहौल की बेहतरी हो, आलूदगी का खात्मा हो, उससे मुतल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना है। पाकिस्तान में 50वां आलमी यौम माहौलियात आज मनाया जा रहा है और इस साल जो मौजू है वो है प्लास्टिक की अशिया के नुकसानात। और माहौलियाती माहिरीन कहते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग की जानिब तवज्जो ना दी गई तो 2040 में समंदर में मछलियों की जगह प्लास्टिक होगा। माय गुडनेस, ये कितनी अलार्मिंग बात है। माहौलियाती आलूदगी को तबाहकुन करार दिया जा रहा है जी। माहिरीन कहते हैं कि प्लास्टिक से पाक माशरे पर जोर दिया जाना चाहिए। प्लास्टिक मसनूआत में 15 साल के दौरान 20% इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। प्लास्टिक हमारी जो ग़िज़ाई अशिया है उसको भी आलूदा करने का सबब बन रही है। माहौलियाती आलूदगी से गुज़िश्ता बरस दुनिया भर में जहाँ पहले से ज़्यादा खुश्क साली, सैलाब और शदीद गर्मी जैसे खतरात इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुँचे हैं, वहीं पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिन्हें माहौलियाती तब्दीली के शदीद असरात और ख़तरात लाहिक हैं। हमें गैर मामूली दर्जे हरारत और शदीद खुश्क साली का एक जानिब सामना है, जंगलात जल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दरिया खुश्क हो रहे हैं। दूसरी जानिब पानी के इस्तेमाल में एहतियात भी नहीं हम बरत रहे, और वो भी अगर नहीं बरतेंगे तो मेरे ख्याल में वी आर गोइंग टू फेस द वर्स्ट कंडीशन इन अ फ्यू इयर्स। यस, और क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें बहुत गहरा इंपैक्ट रखती हैं। शायद फॉर द टाइमिंग हमें रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में इसका शदीद इंपैक्ट आ सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात है, उनको हम खुश कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मरियम, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, आलमी दिन है माहौलियात का। हम जरूर चाहेंगे कि इसके हवाले से आप बात करें, और जो साल का थीम है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक के नुकसानात। हाउ डू यू सी कि ये इस हवाले से मजीद कितना काम होना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी अलार्मिंग कि 2040 तक अगर हम बात करें तो मछलियों की जगह हमें प्लास्टिक मिलेगा।
जी बिल्कुल, ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है हर साल 5 जून को मनाया जाता है और हर साल इसकी जो यूनाइटेड नेशन है वो थीम डिफरेंट रखता है और इस साल का थीम ऑफ कोर्स जो है वो बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन है, यानी को प्लास्टिक जो है उसको शिकस्त देनी है जो किसी भी किस्म का हम यूज़ करते हैं। तो आपने कहा कि कुछ चंद 1-2 डेकेड्स में शायद हम मछली की जगह प्लास्टिक खा रहे होंगे, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि जो प्लास्टिक हम डिस्पोज ऑफ करते हैं रिवर्स में और ओशंस में और इन जो हमारे पानी के ज़राए हैं उनमें जब हम डिस्पोज करते हैं तो मछली उसको खाती है, वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है और केमिकल्स भी उसको रिलीज करता है और मछली उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हम वैसे भी जो भी मछली खा रहे हैं उसमें प्लास्टिक भी हम खा रहे हैं साथ में, तो इट्स ऑलरेडी देयर। ऑफ कोर्स ये बड़ा प्रेसिंग इशू है प्लास्टिक, जैसा कि आपने शुरू में बताया भी कि हमारी डेली लाइफ में जो है वो बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे हमारे जो फोर फादर्स थे या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे जो जैसे कपड़े के थैला ग्रोसरी के लिए इस्तेमाल करते थे, वो कम्प्लीटली अब रिप्लेस हो गया है प्लास्टिक बैग से। ऑफ कोर्स कन्वीनियंट होता है, कोई चार्जेस इसके नहीं देने पड़ते हैं, तो इस वजह से डेली लाइफ में जो है वो उसको बड़ी जल्दी जो है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री ने पेनिट्रेट किया है चंद सालों में ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक अ लॉट नीड्स टू बी डन। लेकिन बजाय इसके कि जो हमें उस पर अमल करना चाहिए, उसके बजाय प्लास्टिक इंडस्ट्री बड़ी तेजी से हमें जो है वो उस पर मजीद डिपेंडेंट दिन ब दिन बनाई जा रही है। तो आप जो रिसर्च देखें यूरोप के अकॉर्डिंगली, तो हर मिनट जो है जो जितना गुजर रहा है उसके बदले जो है वो लोग जो है वो मिलियंस में जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स। और ये पाकिस्तान में कितना काम पे किया है इसकी प्रिवेंशन के लिए, और जितना किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, क्या वो काफ़ी है? आप इस पे क्या हमें बता पाएंगी? जी पाकिस्तान में ऑफ कोर्स पॉलिसी लेवल पे तो काम है प्लास्टिक पे बैन का, जैसे फेडरल कैपिटल में भी है, प्रोविंसेस में भी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इस्लामाबाद में तो मैं कहूँगी कि कुछ हद तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सून आफ्टर दी बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का 2% भी नहीं है, इट्स टू टाइनी टू। जी, लेकिन फौरन उसके बाद कोविड आ गया था तो वो मार्केट में उसी तरह से पेनिट्रेट हो गया था और आज देखें तो आप उसी तरह मार्केट में हर जगह जो है वो प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल होता हुआ आपको नजर आता है। तो पॉलिसी चेंज से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी होने वाला है जब तक हम उसका एक इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, उसका लॉ एक प्रॉपर नहीं होगा, तो तब तक उसकी कोई इफेक्टिव नहीं होगा। खासतौर पर जो इसकी डिस्पोजल है, मार्केट में कंट्रोल तो उसका होना ही चाहिए कि मार्केट तक ना आए, लेकिन उसका जो डिस्पोजल है उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है प्लास्टिक का। आप देखें कि जो हमारे जो इंडस रिवर है उसमें जा रहा है आपका। अच्छा मरियम, आपने खुद कहा कि डिस्पोजल का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली लोगों को इस बात का अदराक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने लिहाज से, कि ये जो पॉल्यूशन है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, जिस भी तरह की पॉल्यूशन है, या आइंदा आने वाले सालों के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान में इस चीज़ की रियलाइजेशन भी है कि हम किस कदर जहर आलूद पानी को कर रहे हैं, हवा को कर रहे हैं, दीगर चीज़ों को कर रहे हैं? अगर रियलाइजेशन ही नहीं होगी तो फिर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स कैसे लेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो ये तो बहुत बेसिक से हमें स्टार्ट करना है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अनफॉर्चुनेटली आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी होंगे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको पता भी है कि किस कदर नुकसानदेह, वो भी चलती गाड़ियों से फेंक देते हैं बाहर प्लास्टिक की बॉटल्स, या जो दूसरी प्लास्टिक की शॉपर हवा में उड़ा दिया, मतलब इट्स लाइक फन फॉर देम। तो ऑफ कोर्स जो बाहर आप देखें, जो आपके खासतौर पे अगर यहाँ मैं अमेरिका की बात करूँ तो यहाँ पर तो बाकायदा हमें ट्रैश बिन्स दी जाती हैं अलग से ब्लू कलर की, केस में आपने प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ करना है और आप एक प्रॉपर डे होता है जो बाहर आप रख देते हो, तो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो अथॉरिटी रेलिवेंट है, वो इस प्रॉपर डे पे उसको पिक करके प्लास्टिक को ले जाती है और रिसाइकिल करती है। और इसके अलावा जो लेक्स या जितने भी यहाँ पे पानी की जो बड़े ज़राए हैं वहाँ पे कोई भी विजिट करने जाता है तो प्लास्टिक नहीं फेंकता है। जो आपने सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े जहाँ मैं आजकल हूँ वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, मैं जब भी गुजरती हूँ रोड के किनारे तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि रोड्स के किनारे
लेक है बहुत बड़ी और किनारों पे घर बने हुए हैं। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से भी आज यही कह रही थी जाते हुए कि अब ये पाकिस्तान में ऐसा होता है तो सवां रिवर है तो हमें तो वो कूड़े से भरा हुआ नजर आता है और यहाँ पे कोई एक तो क्या करें? आपने कहा कि ये सिर्फ पॉलिसी मेकिंग से तो कुछ होगा नहीं, क्या करें? लोगों पे सजाएं लगाएं, लोगों को हवालात करें 2-3 दिन के लिए, जो कुछ ऐसा करें, क्या करें? कितने सख्त मेजर्स लें? कहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस रेजिंग से स्टार्ट करना होगा और ऑफ कोर्स लॉ की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर लिटरिंग पे फीस होगी तो 1-2 दफ़ा अगर आपको फीस होगी, आपको पैसे निकाल के देने पड़ेंगे तो आप हमेशा उसको फिर फॉलो करेंगे। जैसे कि ट्रैफिक के केस में इस्लामाबाद पुलिस बड़ी सख्त है कि अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं। इस्लामाबाद में वैसे रिसेंटली मरियम सीडीए ने किया भी है, 2-3 दिन पहले मैंने एक नोटिफिकेशन देखा है लिटरिंग के ऊपर। जी बिल्कुल। तो अगर ये प्लास्टिक पे पूरे पाकिस्तान में हर प्रोविंस भी इसको फॉलो करना शुरू करे, एग्जांपल बनाए इसकी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मुश्किल काम होगा, लेकिन इसमें बड़ी कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि फाइनेंशियली आपको इतने सेटअप की या इस तरह की कोई जरूरत है कि इसमें फाइनेंसेस बहुत ज्यादा चाहिए हों। एक जो रेलिवेंट आपके इदारे हैं उनकी सिर्फ कमिटमेंट भी हो जाए तो बहुत ह्यूज चेंज आ सकता है। और इंडिविजुअल लेवल पे तो ऑफ कोर्स हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इन द एंड मरियम, आज के दिन के हवाले से कुछ भी आप ऐड करना चाहें आखिर में, क्योंकि ऑब्वियसली आज बहुत ज़रूरी है कि एक दिन से ये चीज़ इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन स्टिल हम मेक श्योर करते हैं कि हम इस पर ऑन एंड ऑफ बात करते रहें। सो कुछ भी इन द एंड आप कहना चाहें? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आप जाते हैं तो जो आपके घर में फालतू की जीन्स या टी शर्ट पड़ी हुई है जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको आप बैग में कन्वर्ट करें और रीयूज करें उसको बार बार ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और आप जो पानी की बोतल गर्मियों में बार बार खरीदने के बजाय नई प्लास्टिक की, आप एक पानी की बोतल रखिए अपने पास और उसी को घर से रीफिल कर लिया करें, अपने ऑफिस में रीफिल कर लिया करें, या कहीं भी आप जा रहे हैं उसको रीफिल कर लिया करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल लेवल पर लीड बाय एग्जांपल। आप घर से एक बंदा अगर ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो आपकी पूरी फैमिली इसको फॉलो करेगी, आपके फ्रेंड सर्कल भी फॉलो करेंगे। तो एक दूसरे को अवेयरनेस दें और रिफ्यूज करें प्लास्टिक को। मैं हमेशा यही रीयूज या रिसाइकल के बजाय सिंपली रिफ्यूज प्लास्टिक इन योर लाइफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के सामने इस तरीके से आप अपने आप को लेकर चलें, इंडक्ट करें अपने आप को कि बच्चों को पता चले कि दिस इज समथिंग बैड दैट यू डूइंग। गाड़ी से बाहर कूड़ा ना, हाँ, गाड़ी से बाहर, गाड़ी के अंदर कोई इस तरह का थैला जैसे इन्होंने कहा रखें जिसमें आप अपना डंप कर सके अपना जो भी वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच मरियम फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड फॉर द मैसेज एज वेल। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब अपने अपने तौर पर, मैं आप हम सब अपने तौर पर शुरू करें, कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। हुकूमत की तरफ क्या देखना हर चीज़ के लिए, सफाई वैसे भी निस्फी ईमान है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back to Expresso प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। Today we have Faisal with us for the exercise प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। So over to you Faisal। आज का जो वर्कआउट होगा हमारा वो विदाउट वेट होगा, विदाउट इक्विपमेंट होगा। हम अपनी बॉडी वेट के ऊपर सारी एक्सरसाइजेस करेंगे जिनमें अपर पोर्शन, लोअर बॉडी और कोर भी इंगेज करेंगे। तो सबसे पहले एक वार्म अप हम करके दिखाते हैं। वार्म अप इतना ही ज़रूरी है एक्सरसाइज के लिए जितनी एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो वार्म अप करते हुए मैं आपको एक टिप शेयर कर दूं कि जो भी मसल आपका प्लान हो जिस दिन में, आपको वार्म अप उसी मसल का करना चाहिए। फिर इसी को यू रिवर्स, फिर हल्का सा स्ट्रेच करें और फिर हम वर्कआउट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडर्ड पुशअप्स। इसके लिए एंगल का स्ट्रेट होना बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए, मैं 3-3 रेपिटेशन करूंगा, लेकिन आप लोग इसको 10 से 15 अटेम्प्ट करेंगे। नहीं फैसल भी आज आप भी 15 करेंगे। ये देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए आप लोअर अपना जो पोस्चर है उसका जो मिनिमाइज, अपना वेट जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप उसको इस तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सही है हमारे लिए। हाँ, बिगिनर्स के लिए यही है, हम बिगिनर्स ही रहेंगे मुझे पूरी जिंदगी। 3 साल से बिगिनर्स हैं। ये पुशअप्स के बाद अगला जो हमारा बस जो टारगेट होगा मसल का वो ट्राइसेप है। तो इसकी पोजीशन समझना जरूरी है। आप इसको डायमंड की तरह इसको रिंग कर लेंगे हाथों को, और ये हमारा ट्राइसेप हिट हो रहा होगा। और बिगिनर्स के लिए फिर वो अपना जो लोअर पोर्शन है उसका मिनिमाइज कर सकते हैं वेट,
नेक्स्ट हमारा जो मसल टारगेट है वो बैक। आप कोई इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे आज? विदाउट डंबल्स, विदाउट एनी वेट जी। की एक्सरसाइज हो रही है आज। मुझे सुपरमैन फील आ रही है मुझे। अच्छा, सेकंड मूव बैक की। अभी आप शोल्डर को एंगेज करेंगे अपने। Okay. कोर के लिए तीन सेट करेंगे 12 से 15 रेप्स के साथ। अगर आप बिगनर्स हैं तो 5 रेप्स से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है फैसल, वी लेफ्ट फॉर 20 more seconds. You can wrap ओके up. जी, अभी लेग्स को आप हिट करते हैं। Okay. और ये चलो। भी 10 to 15 reps, right? काफ मिस नहीं करना चाहिए आपको। सारे वर्कआउट के बाद काफ के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज अभी हम करके दिखा देते हैं। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। Okay. आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए फैसल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फैसल आपको एक्सरसाइज करवा रही थी जी, अपर बॉडी भी था, थोड़ा सा लेग्स का वर्कआउट भी था, कुछ जो रह गया वो हम अगले एपिसोड में कर लेंगे। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो। कल दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। टिल देन अपना ख्याल रखिए। हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज।